बहुजन सौरभ, बहुजनांच्या सामाजिक व सांस्कृतिक चळवळीचे मुखपत्र। नमस्ते, जय भीम। मैं एडवोकेट डॉक्टर सिद्धार्थ कामले, दैनिक बहुजन सौरभ का मुख्य संपादक। मित्रों, हमें याद है कि जब हम कॉलेज लाइफ में थे, स्कूलों में थे, एक बड़ी टीम रहा करती थी जो चीटर्स रहती थी। कॉपी करके उन्होंने आगे बढ़ना, ये उनका धंधा रहता। तो अलग अलग मेथड्स यूज करते थे। कोई लड़कियां स्कर्ट के नीचे में ये छुपा के, कोई लोग हाथ में बिल्कुल ऐसी ये करने का, और ये सब करके वो अपना काम करते थे। लेकिन वो लोगों के जब भी कभी रिजल्ट्स आते थे, वो एक एवरेज या कभी कभी तो वो फेल भी होते थे। जब उनका गेम पूरे फेल तब होते थे कि जब कोई इंस्ट्रक्टर आता था और वो पीछे से पूरा वॉच करते रहता था कि कौन क्या कर रहा है। जब वो कॉपी करने वाला आदमी चारों तरफ में देखता है, अलर्ट रहता है, पीछे आगे, और जब कोई एग्जामिनर आते हैं वहाँ पे, वो तो निश्चित रूप से वो उसके तरफ उसका पूरा ध्यान रहता है कि ये लड़की का कहाँ ध्यान है, किधर है, मेरे को देख रहा है या नहीं देख रहा है, इस टाइप का सब चलता है। ऐसे सिचुएशन में उसका पूरा का पूरा ड्रामा फेल हो जाता है। क्या वो पेपर वो वहाँ से नोट्स पढ़ेगा कि उसके आंसर्स पढ़ेगा कि उसके आंसर्स कहाँ छुपे हैं, ये देखेगा, क्योंकि किसी को मालूम नहीं रहता एग्जाम में कौन से आए। तो फिर भलता सिलता कुछ तो भी लिख देगा और उसके वजह से उसका फेल होना ही तय रहता है। ऐसे ही ये मोदी सरकार का हो गया। जिस तरीका से उन्होंने वोट चोरी के द्वारा ये सब का सब हुआ, वोट चोरी के बाद में जिस तरीका से पूरे देश में माहौल बना, और वो एक्सीडेंटल एक नेपाल में भी वैसी टाइप का कोई इंसिडेंस हुआ। फिर बाद में यहाँ पे देहरादून और लेह लद्दाख में जिस तरीका से जो सिचुएशंस हो गई, जो कंट्रोल के बाहर हो गई, और कंट्रोल के बाहर होने के बाद में सब पुलिस वाले वगैरह वगैरह कुछ नहीं करते। तुम्हें लगता है कि सब पुलिस वाले इनको संभाल ले गए, या फिर हम बोले कि शूट एट साइट वगैरह वगैरह कुछ नहीं चलता। जब पब्लिक आ जाती है तो कोई किसी को नहीं मानता। वो बोलते चलो छोड़ देते, सब सरेंडर हो जाते हैं और उसको हेलीकॉप्टर से लेके ही भागना पड़ता है, उसके सिवाय दूसरा कुछ नहीं। शेख हसीना के साथ में वैसे हुआ। सभी लोगों के साथ में जितने भी वो जो लीडर्स होते हैं, उन लोगों का वही पलायन का सबसे बड़ा रास्ता होता है, और सब लोग सरेंडर हो चले जाते हैं। और फिर बाद में उस देश में क्या हालत होगी ये वक्त ही बताता है। आज बांग्लादेश में अभी तक की इलेक्शंस नहीं हुए। सबको लग रहा था कि भाई अभी इलेक्शंस होंगे, लेकिन बाद में अभी पता चल रहा है कि अमेरिका का ही मेजर रोल था वहाँ। और उन्होंने जो भी वो जो वहाँ पे जो कैंप बैठा रहे हैं अमेरिकन एयरलाइंस एयरक्राफ्ट के लिए, तो वो भी अभी अप्रूवल हो गया। इस तरीका से बातें चलती है। लेकिन ये देशों में ये शायद वो संभावना कम है, और मुझे लगता है कि हमारे देश में की परिस्थिति अलग है। अमेरिका या और भी बाहर के देश यहाँ के कोई कुछ नहीं करेंगे, लेकिन यहाँ की शुरुआत जो की है वो शायद ये बोल सकते कि वोट चोरी का ये जो नारा चला, और उसके बाद में वो नारे के बाद में लोग एक के ऊपर एक पूरे देश में वोट चोर गद्दी छोड़, वोट चोर गद्दी छोड़। और अमित शाह को तो उन्होंने कहा कि भाई तड़ी पार गो बैक, तड़ी पार गो बैक। तो ये सब सिचुएशन सब लोगों ने देखे, और वो देखने के बाद में सब के सब लोग स्तब्ध रह गए। मित्रों, एक बात उन्हें ध्यान में रखना पड़ेगा कि ये अमित शाह और मोदी जी का और ये छोटे मोटे चुटपुट आदमियों का काम ये नहीं है। इसके पीछे कोई ना कोई यंत्रणा चलती है। बहुत बड़ा विचार है। यहाँ पे हमारे देश में कौन सी यंत्रणा चल रही, क्या चल रहा है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। तो मैं शायद कुछ उसके लिंक आपको लग जाएगी कि जब जस्टिस लोहिया का यहाँ पे मर्डर हुआ या डेथ हुआ या क्या जो कुछ हुआ, वो उनकी डेड बॉडी जब उनके गांव लेके गई थी, और जिस तरीका से जिन लोगों ने लेके गई थी, जिस तरीका से उसके पोस्टमार्टम हुए, और उसके बाद में कुछ वकील लोगों की भी वहाँ पे हत्याएं हुई, और वो कंटिन्यूसली चलते रहा। ये सब सिचुएशन इंडिकेट करती है कि वो सिंपली एक आदमी की बात नहीं है। और उसके बाद में अमित शाह का रिहा होना, और उसके बाद में उसको होम मिनिस्ट्री मिलना, और ये सब ये कोई एक्सीडेंटल नहीं है। ये कुछ इसकी सोची समझी साजिश है। और ये जब साजिश है तो तुम्हें हमें अच्छे से परखना पड़ेगा कि साजिश किसने रची, क्या है। अमित शाह वगैरह कहाँ से क्या है, उनके करप्ट प्रैक्टिसेस तो कोई काम के नहीं है उसको। वो तो, और मोदी को तो कहाँ से इतनी अकल आ गई। इतनी अकल होती तो वो काय के लिए सब लफड़े करते ना। वो तो सीधा उनकी कैपेसिटी के हिसाब से काम करते थे। ऐसा कुछ नहीं हुआ। उनको मालूम था मोदी तो रबर स्टैंप है, और ये भी उनका पपेट है।
ये दोनों मिलके ये सब ये करते हैं, और जिन लोगों को जिसके उल्लू सीधे करने हैं वो सब करते रहते हैं। ये सब ऐसे ही चलते रहा। ये पूरे हमारे इतिहास में यदि हम लोग देखें तो हमारा इतिहास भी इसी प्रकार से रंगा हुआ है। तो मुझे लगता है कि तुम लोग सबको ये कौन है, क्या है, और ये वो डरपोक भी है, और उनको मालूम है कि यदि यार हम लोगों के ऊपर में कोई हमला हो या कुछ हो जाए तो हम लोग कहीं के नहीं रहेंगे। मित्रों, तुम्हें शायद मालूम होगा कि जब अछूत यहाँ पे बड़े पैमाने में हम लोगों को इसमें जब पेशवाई थी, और पेशवाई के ज़माने में हम लोग अनटचेबल थे, कुत्तों से भी और बिल्लियों से और एनिमल से भी हम लोगों को देख बहुत ही नफरत भरी ये होती थी। तब हम लोगों को ये अनटचेबल थे, दूर से हमको वहाँ तक पानी नहीं पीने को मिलता था। ये सब चीज़ें डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की जीवनी का कोई आपने देखा होगा तो सब आपको मालूम है, तो नहीं बताने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे अछूतों को सबसे कौन मदद करता था, ये भी बात तुमको मालूम होनी चाहिए। वो थे मुस्लिम्स। जब भी कभी दलितों के ऊपर में कोई अत्याचार अन्याय होते थे, वो मुठभरे भी थे, लेकिन उनके पास में उतनी ताकत भी थी कि वो सब के सब मिल के ब्राह्मणों के पीछे में भागते थे, और वो भाग जाते थे। ऐसे सब सिचुएशंस का सबको मालूम है। कभी ये भी पता चलता कि वो लोग मुस्लिमों के साथ कौन डरते, क्यों डरते हैं, उसके पीछे क्या कारण होगा। तो तुम्हें इसकी बात को भी पहचानना पड़ेगा कि उसकी बीजें यहीं नहीं है, उसकी बीजें हजारों सालों से चल रही है। मुस्लिम शासन यही नहीं पूरे विश्व में रहा। अभी हम स्पेन में गए थे, उनका 700 साल का वहाँ का मुस्लिम शासन था, और क्रिश्चियनिटी और मुस्लिमों के बीच में इतना तालमेल बैठा था उन लोगों ने, क्योंकि उन लोगों ने कभी किसी की नष्ट नहीं किया। उन लोगों के प्रति द्वेष भावना नहीं थी। उन लोगों ने उनको वो जो संस्कार थे, उनकी कल्चर था, वो उन्होंने एक्सेप्ट किया। उन्होंने अपने इसको कोई लादा नहीं। इवन हमने यहाँ तक देखे कि पुर्तगाल में क्रिश्चियनिटी और मुस्लिमों के बीच में जब शादियाँ होती थी, तब वो दोनों भी तरीके से होती थी। जब वो मुस्लिम अपने इससे आते थे, वो इसमें आते थे, और उनको दोनों को लड़का और लड़की दोनों मिलके वो जो शादी करते थे, तो दोनों के भी पक्ष में लोग जाते थे इधर से। तो ऐसे ये अरेंज मैरिजेस होती थी। तो निश्चित ही मुझे ऐसा लगता है कि वो इस तरीका सा द्वेष और ये अनटचेबिलिटी और जो मैं तेरे से बड़ा, ये सब चक्कर में सबका सब बर्बादी का ये है। और मित्रों, हमने देखा भी है कि यहाँ पे कुछ लोग बिना मतलब के बड़े बड़े पोस्ट पे बैठे हैं, जिनको अकल है ही नहीं है। अभी मुझे ये बताइए कि कोई मैथमेटिक्स का गोल्ड मेडल हो, वो कलेक्टर बने, वो क्या करेगा, उसको क्या आता है? फिजिक्स का आदमी है, वो क्या करेगा, वो क्या फिजिक्स कौन सा काम करता है? जब सोशल साइंसेस का आदमी हो तो कम से कम उसको लोगों की भावनाएं मालूम रहेगी, नहीं तो वो तो जस्ट एक उसको लाके बैठाया हुआ है, वो क्या फिजिक्स का काम करेगा? यहाँ पे एक हमारे यहाँ कलेक्टर थे, यहाँ पे कमिश्नर भी थे, चंद्रशेखर नाम के, नागपुर में सब लोग जानते हैं, बॉटनी का आदमी था। उन्होंने उसको पीएचडी जब उसने किया था तो शायद उसके दिमाग में कुछ और आए होंगे, कुछ विचार आए होंगे। तो उन्होंने देखा कि यार ये तो मुझे अभी रास्ता रोड वाइडनिंग करना है, ये सब करना है। तो उन्होंने सोचा कि बॉटनी का दिमाग लगाया। बड़े बड़े पेड़ को लगाने उखाड़ने के लिए बड़ी बड़ी क्रेन्स लगी, हजारों यानी ये लगे ट्रक्स और ये वो, और उन्होंने सब मेडिकल कॉलेज के अंदर में वगैरह बड़े बड़े गड्ढे करके उन्होंने लगाया। शायद उनको मालूम होगा कि शायद ये इस तरीका से प्लांटेशन होता है, तो उससे कोई दुरा नहीं था। लेकिन हमने जब देखा है कि 3-4 साल के बाद में जितने भी पौधे उन्होंने लगाए थे वो सब के सब कुछ बेंड हो गए, कुछ गिर गए, एक पेड़ के ऊपर दूसरा पेड़, क्योंकि उनको इतनी अकल थी कि वो जिंदा रह सकते, लेकिन उनको जितना हवा धुंध के साथ वो पूरी उसकी जड़ें थी, वो एक बार उखड़ जाए तो वो कभी किसी काम की नहीं रहती। उसको इतना ही मालूम था, वो चंद्रशेखर नाम का आदमी बस उतना ही सीखा। यहाँ पे सब बहुत अतिरेक किया, और बाद में हमसे भी उनसे नहीं जमी, और बहुत हम लोगों ने भी उसको यहाँ से भगाने के लिए काफ़ी कोशिश की। कहने का मतलब क्या है कि यहाँ के जो पीएचडी और जो कलेक्टर्स और कमिश्नर्स और ये वो सब, अभी मैं तो सबके सब तो नहीं बोलूँगा, लेकिन बहुत सारे लोग जिनका कोई सोशल से कोई लेना देना नहीं, मिनिस्टर आया तो आगे पीछे करो, ये आया तो वो करो, अपनी पोस्टिंग, अपना ये, अपनी बीवी कहाँ रहेगी, अपने बच्चे कहाँ रहेंगे, अपने विदेशों में कैसे रहेगा, अपने पास पैसा कितना आएगा, अपन कौन से बैंक से क्या कर सकते हैं, ये सब चीज़ों में सब लिप्त होते हैं। सो मित्रों, ये जो उनका अभी का जो ये चल रहा है सोनजा बांचू
करके जो उन्होंने JNG के जितने भी स्टूडेंट्स और इन लोगों को जो उन्होंने कहा, और देहरादून में इतना सा ही नहीं हुई हत्या वहाँ पे, मतलब वायलेंट मॉब नहीं था, लेकिन लेह लद्दाख में काफ़ी देखने को मिला और उसके नतीजे भी अभी बाकी स्टेट में आ गए। मतलब लोगों ने देखा कि इस तरीका के होने के बाद में गवर्नमेंट क्या एक्शंस लेती, कुछ नहीं लेती। गवर्नमेंट भग के चले जाएगी, सब के सब उनमें व्हीकल जो है वो सब के चले जाएगी। कुछ लोगों में 8-10 लोगों का डेथ भी हुआ, लेकिन ये अभी ये चिंगारी लगी है, उसकी अंगार तो लगी है नीचे में, और कब और दोबारा भड़केंगी उसके बारे में मालूम नहीं। ये सिचुएशंस को देखते हुए हमारे देश के चुनाव आयोग, उनको भी लगा कि ये तो बहुत खतरनाक बात है। यही नहीं तो जुडिशरी को भी अभी पता चला कि यदि ये लोग रास्ते पे आ जाएंगे तो जैसे श्रीलंका में और बाकी जगह पे उन्होंने जुडिशरी के पूरे कोर्ट चला डाले, लोगों को तक भगा दिया। तो ऐसी सिचुएशन नहीं आना चाहिए करके सब लोग सतर्क हो गए। शायद हो सकता है कि इस डर के मारे वो लोग कुछ सुधरे, कुछ समझे, कुछ उससे सीख ले, और यदि यार नहीं होते तो उनके भी हाल सब लोगों को मालूम है। शायद हो सकता है कि इसके वजह से कुछ अच्छा भी हो, या गवर्नमेंट यदि यार कुछ स्टेप डाउन करती है या कुछ काम कम ज़्यादा करती है, या इलेक्शंस को अननेसेसरली वो ये जो हो रहा है EVM वगैरह यदि यार वो ख़त्म होती है तो शायद हो सकता है कि हमारे देश में कुछ और शांति आए और कुछ खुशहाली आने की संभावना है। आज बीजेपी ने एक नया दौर चालू हुआ। बीजेपी में हर गांव में यूपी में सब बीजेपी के लीडर्स जा रहे हैं कि देखो हमने GST को कितना कम किया, आप अभी उत्सव मनाओ, ये करो वो करो। लोगों ने पूछा तुम 8 साल से क्या कर रहे थे, हमारा खून चूस रहे थे, और अभी तुम बोल रहे हो कि तुमको अभी हम खून देंगे। अभी तक जो खून चूसा उसका हिसाब दो हमें। अभी लोग भी बड़े वायलेंट हो गए, और मुझे लगता है कि ये सब सिचुएशन वक्त के साथ में बदलते रहती है। तो हम लोगों को ये भी सोचना चाहिए कि आने वाले दिन हमारे लिए किस तरीक़ा से रहेंगे। आज अभी जिस तरीक़ा से उत्तराखंड और इधर में जो चल रहा है वो पेपर चोरी का मेन इशू लेके उन्होंने किया। जब वहाँ पे इलेक्शन इसके लिए एग्ज़ाम्स के लिए सब लोग तैयारी में आए, और बाद में आधे घंटे में पता चला कि ये तो पेपर पहले ही निकल गया था, वो लीकेज हो गया था। तो ऐसा सबका सब ये हो गया। सबसे इम्पोर्टेंट बात इसमें से एक हुई कि जो बीजेपी का कार्यालय पूरा फूंक दिया। इसका मतलब क्या इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो दुश्मनी है लोगों की इस लोकतंत्र में, जो अभी राज्य जिनकी सत्ता है, सत्ताधारी के साथ में उन लोगों का डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट है, और ये वो माइनॉरिटी में है, वो इधर माइनॉरिटी में है, रीच है, सब लोगों के पास पैसा है, और भागने के लिए उनके पीछे में बहुत रास्ता है। शायद हो सकता है कि ये इंडिकेट करे कि वो अभी से अपनी मकाने छोड़ के कहीं और शिफ्ट हो जाए, क्योंकि वो भी बहुत ज़्यादा अनसिक्योर्ड फील करते हैं। जिसके पास पैसा है वो कभी भी नहीं चाहेगा कि वहाँ पे रहे। आप लोगों को शायद मालूम होगा कि महात्मा गांधी की जब हत्या हुई थी तब मैक्सिमम लोग वहाँ से, गांव से लोग भग गए थे, सिटी के अंदर में आए थे। तब ये सिचुएशन वैसे होता है, और जब भी कभी जो पैसे वाले लोग होते हैं वो इधर उधर भग जाते हैं। उनको लगता है अपने बच्चे इनके साथ में अपन कुछ दिन तो खींच सकते हैं। इस तरीक़ा से सब ये बातें चलते रहती है। तो मित्रों, इस वक्त अभी राहुल गांधी के तरफ में पूरे देश का, पूरे दुनिया का एक अलग सा उनके तरफ में देखने का अट्रैक्शन है। वो ही एक आदमी है जो बीजेपी का कान पकड़ सकता है और कान छाड़ भी सकता है। आज सब लोगों को लग रहा है कि उसके बगैर अपने पास में कोई अल्टरनेटिव नहीं है, और यही बरकरार भी रहना चाहिए। कम से कम एक आदमी तो मिला हमें इतने देश में 11 साल में कि जो पकड़ के सीना तान के बोल सकते हैं कि चल तुम्हें मैं तो एक एक को निपटूंगा। तो ये भाषा जो ये है वो इसीलिए क्योंकि जो आदमी नॉन करप्ट होता है, जिसके पीछे में कुछ नहीं होता, वही इस तरीका की भाषा बोलता है। तो चलो हम लोग देखते हैं अभी लद्दाख और बाकी देशों में भी क्या क्या होने वाला है आने वाले दिनों में, वक्त ही बताएगा। अभी बिहार का इलेक्शन जैसा आएगा तो बिहार के इलेक्शन के बाद में बहुत सारी चीज़ें और दोबारा हम लोग को ध्यान में आएंगे। चलो तो हम लोग आज यहीं रुकते हैं, बाद में कल मिलेंगे। तब तक के लिए हमें नमस्ते, जय भीम।